नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा जीजीआईसी कलाल खेरिया आगरा से आप सबका स्वागत करती हूँ कक्षा 9 की विज्ञान की कक्षा में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय गुरुत्वाकर्षण। पिछले अध्याय में आप लोग बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं और आप ये जानते हैं कि बल के कारण ही गति संभव है। हम ये देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो पृथ्वी की ओर ही हमेशा आती है। इसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर गति करता रहता है। इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई बल अवश्य है जिसके कारण ये गति संभव है। तो इस बल को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज हम लोग इस गुरुत्वाकर्षण पाठ को निम्न मुख्य शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसको कि हम 2 भागों में पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व पढ़ेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के बारे में जानेंगे और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालेंगे। यह सब हम लोग भाग 1 में पढ़ेंगे। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर, प्रणोद तथा दाब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उत्प्लावकता एवं आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में जानेंगे और आपेक्षिक घनत्व के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार हम 2 भागों में इस अध्याय को पढ़ेंगे। सर आइजैक न्यूटन को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने पेड़ से सेब गिरने की क्रिया का गहनता से अध्ययन किया था और फिर सन 1686 में अपना विश्व प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उनके अनुसार विश्व में प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, यानी कि प्रत्येक कण के बीच में सर्वव्यापी आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो उनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इस प्रकार है। ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होनी है, तो ये दिशा भी बताई जा रही है। तो इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यदि हमारे पास 2 पिंड हैं, एक पिंड A है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड B है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इन दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर d है तो दोनों पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम पहले उससे लिख सकते हैं। लिखा है ये द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा बताया गया है कि ये बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं F is directly proportional to m1 m2 upon d square। और जब ये समानुपात का साइन हम हटाएंगे तो एक समानुपाती स्थिरांक आएगा जिसको कि हम लोग g से लिखेंगे। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का सूत्र निकल के आ जाएगा F बराबर g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां g सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है। g का मान हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट्स से निकाला था और इसका मान निकाला गया था 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक निकालने के लिए डी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और m1 m2 को यहाँ नीचे लाइए। यानी कि यदि हम इसको ऐसे लिख लें g बराबर f डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो हम इसका मात्रक देखते हैं। SI मात्रक न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम गुणे किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। और इसको अगर हम सीजीएस में लिखेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन की जगह डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा पर ग्राम स्क्वायर। इस नियम को सार्वत्रिक नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी पिंडों के लिए लगता है, सभी जगह ये सत्य पाया गया है, चाहे छोटा पिंड हो चाहे बहुत बड़े पिंड हो, जैसे खगोलीय पिंड। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व। गुरुत्वाकर्षण नियम हमारे चारों ओर होने वाली ऐसी क्रियाओं की व्याख्या करता है जो पहले आपस में संबद्ध नहीं मानी जाती थी, जिसमें पहला है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। सेब जैसी कोई भी वस्तु ऊंचाई से गिरने पर हमेशा पृथ्वी की ओर ही आती है, यह इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। अब एक बात यह आती है कि हमने गति का तृतीय नियम पढ़ा है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में किंतु बराबर प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जैसे पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो इसका उत्तर है हाँ, सेब भी पृथ्वी पर बराबर आकर्षण बल लगाता है, किंतु हम पृथ्वी की गति सेब की ओर इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है सेब की तुलना में बहुत बहुत अधिक है, जबकि सेब का द्रव्यमान अत्यंत कम है। इसीलिए हम लोग सेब की गति को तो देख पाते हैं, परंतु पृथ्वी की गति सेब की ओर नगण्य होती है, जिसको कि हम नहीं देख पाते हैं। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये दोनों ही गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर किस प्रकार गति करती रहती है। इसके लिए एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम किसी पत्थर को ले लें और किसी रस्सी से बांध दें और उसको हम वृत्ताकार पथ में घुमाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पत्थर लगातार वृत्ताकार पथ में क्यों घूम रहा है, तो आप कहेंगे ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है। यानी कि जो रस्सी है वो पत्थर को अंदर केंद्र की ओर बांधे हुए, खींचे हुए है, जिसकी वजह से ये बार बार इसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। रस्सी में जो तनाव है, जो टेंशन होता है, वो अंदर की ओर खींच रहा है। इसको हम इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से, किसी तरीके से ये रस्सी टूट जाए, तो आपने देखा है कि ये जो पत्थर है तुरंत एक सीधी सरल रेखा में गति करने लगेगा, निकल जाता है दूर। अगर पत्थर यहाँ है तो यहाँ से सीधे ऐसे निकलेगा। तो हम ये देखते हैं कि किसी केंद्र की ओर लगने वाले बल की अनुपस्थिति में जो पिंड है वो सरल रेखीय गति करने लगता है। यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए किसी केंद्र की ओर लगने वाले बल की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल के कारण ही वृत्ताकार पथ पर गति संभव है। तो अब हम लोग अगर ये देखें, यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसीलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो चंद्रमा के लिए अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है, जिसके कारण वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति कर पाता है। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी सूर्य और ग्रहों के बीच के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा। ज्वार भाटा वे सागरीय तरंगे हैं जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं।
समुद्री जल जब ऊपर जाता है तो इसे हम ज्वार कहते हैं, और समुद्री जल जब नीचे जाता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। तो महासागरीय जल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है चंद्रमा के। चंद्रमा जबकि सूर्य के देखते 2.5 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य के देखते ये पृथ्वी के 380 गुना करीब है। इसीलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, जबकि सूर्य का कम पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र पढ़ चुके हैं, F बराबर G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं दूरी का वर्ग है, दूरी का वर्ग किया जा रहा है, इसीलिए दूरी का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा क्योंकि बहुत पास है पृथ्वी के, इसीलिए चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा ज्यादा दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा, जिसमें दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को निकालना सीखा। अगर किन्हीं दो पिंडों में से एक पिंड यदि पृथ्वी हो, तो जो बीच में आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय आकर्षण बल या गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यानी कि दो वस्तुओं में से एक तो कोई भी वस्तु हो सकती है, एक वस्तु पृथ्वी होनी चाहिए। अब जब भी हम लोग किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर फेंकते हैं तो हम देखते हैं थोड़ी ऊंचाई के तक जाने के बाद वह वस्तु वापस पृथ्वी की ओर ही गिरने लगती है। तो इसको हम लोग कहते हैं वो मुक्त पतन कर रही है, यानी फ्री फॉल कर रही है। तो मुक्त पतन क्या है? जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो उसके गिरने का वेग लगातार बढ़ता जाता है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे वेग बढ़ता है तो यानी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि फ्री फॉल कराई गई है। यदि वस्तु प्रारंभिक वेग 0 से गिराई जा रही है और धीरे 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 जैसे नीचे आ रही है वेग बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं और जी का मात्रक होता है वही जो त्वरण का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक में संबंध। इसके लिए हमने मान लिया ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी हुई है। माना वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान हम कैपिटल ME से दिखा रहे हैं। वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही होगी, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक है कंपैरिजन में जितनी वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर होगी। तो अगर हम इस छोटी सी दूरी को इस त्रिज्या में जोड़ भी दें तो अप्रोक्सीमेटली ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही आएगा। तो हम वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी लगभग r मान सकते हैं। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हम निकालें तो कितना आएगा? F बराबर G ME M, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा गुरुत्वीय बल निकला। अब क्योंकि वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसकी वजह से वस्तु पृथ्वी की ओर जा रही है, यानी उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है G। और हम पिछले चैप्टर में ही न्यूटन के द्वितीय नियम से पढ़ चुके हैं कि यदि किसी वस्तु में
त्वरण उत्पन्न हो A, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर m इंटू A होता है। तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण G पैदा हो रहा है, वस्तु का द्रव्यमान m है, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो हो जाएगा F बराबर m इंटू G। इसको मैं लिख लेती हूं समीकरण नंबर 2। ये भी गुरुत्वीय बल है और यह भी गुरुत्वीय बल है, तो इन दोनों को जब हम आपस में इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू m इंटू जी। हम देखते हैं दोनों तरफ से m हट जाएगा, तो आपको मिलेगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G m e अपॉन r स्क्वायर। ये है g, स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में संबंध। g का मान अगर हमें निकालना हो तो हमें यहाँ पे सब मान रखने पड़ेंगे, यानी कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी, और त्रिज्या यानी 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर, मीटर का होल स्क्वायर करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा g का मान बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से एक चीज हम देखते हैं कि g के सूत्र में कहीं भी स्मॉल m यानी वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा है। सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि जिनका की मान स्थिर है, नियत है। इसलिए ये जान लें कि गुरुत्वीय त्वरण कभी भी किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे वो वस्तु हल्की हो या भारी हो या छोटी हो या बड़ी हो, उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। g के मान में परिवर्तन हम पहले ही निकाल चुके हैं। g का जो औसत मान है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन पृथ्वी पर जगह जगह g का मान अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो एक परफेक्ट गोला नहीं है, उसका आकार अंडाकार है। वो भूमध्य रेखा की तरफ थोड़ी इसकी त्रिज्या ज्यादा है, जबकि ध्रुवों की तरफ इसकी त्रिज्या यदि हम देखें तो कम है। इसीलिए ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है, क्योंकि हम पहले ही संबंध निकाल चुके हैं, g बराबर g m e अपॉन r स्क्वायर। तो जिस तरफ त्रिज्या कम होगी उधर g का मान ज्यादा होगा, और जब त्रिज्या ज्यादा होगी तो g का मान कम होगा। इसीलिए ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने, दोनों ही केसेस में g का मान घटता है, और जब हम घटते घटते यदि पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचते हैं तो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर g का मान भिन्न भिन्न होता है। इस पर एक प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि पहला, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दूसरा, वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, तीसरा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। तो सबसे पहले पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हम ये सीख चुके हैं, अगर माना दो वस्तुएं ऐसी हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं और उनके बीच की दूरी यदि r है, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग लिखेंगे g m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, सबसे पहले हम लोग कर देख रहे हैं
दिया गया है किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यानी कि अगर हम एफ प्राइम निकालें, एफ डैश, जिसमें हम मान के चल रहे हैं m1 को 2m1 कर दिया गया है, तो m1 की जगह हम लिख देंगे 2m1, m2 एज इट इज रहेगा, दूरी वही रहेगी। तो अगर आप f डैश बटे f निकालें तो आप पाएंगे g इंटू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बटे g m1 m2, और ये r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आप पाएंगे m1 m2 g r स्क्वायर सब कैंसिल हो गए, यानी कि f प्राइम बटे f बराबर 2/1। यानी कि जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। F डैश हमारे नए आकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को दिखा रहा है। तो ये हुआ पहला पार्ट। इसी तरह अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। तो जो हमारा नया फोर्स है उसको हम F प्राइम से दिखा रहे हैं, ओरिजिनल तो ये था, ठीक है। तो G द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं है तो m1 और m2 एज इट इज लिखे जाएंगे। दूरी को 3 गुना कर दिया है तो यहां पर हम r की जगह अब लिखेंगे 3r का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें f प्राइम मिलेगा g m1 m2 बटे 9r स्क्वायर, और अब हम f प्राइम बटे f अगर करें, इसमें इसका भाग करें तो आप देखेंगे g m1 m2 बटे 9r स्क्वायर, और ये g m1 m2 फिर नीचे आएगा और इसका r स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो आप देखते हैं सब कैंसिल हो गया और ये आपका बचा 1/9। यानी कि जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है वह पहले का 1/9 गुना हो जाएगा। पिछले अध्याय में आपने गति के 3 समीकरण पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल में गति के समीकरणों में क्या बदलाव आता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल अर्थात जब कोई वस्तु फेंकी जाएगी, अगर वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय कर रही है तो इसको हम कहेंगे वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल में गति कर रही है। तो जो हमारा समीकरण है वो सिर्फ इस तरह से बदल जाता है, ऐसे में जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। तो जब जहां उस पुरानी समीकरण में हम v बराबर u प्लस at लिखा करते थे, जहां जहां a होता था a की जगह हम लिखने लगेंगे g। जहां जहां भी a था त्वरण, वहां हम अब गुरुत्वीय त्वरण g को लिखने लगेंगे। तो बाकी सब चीजें, बाकी पूरा समीकरण सब कुछ वैसे का वैसे ही रहे। अगर ये लिखा है वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में जा रही, यानी कि ऊपर जा रही है, तब हमें g का मान -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना पड़ेगा। तब g का जो दिशा है, g की दिशा है वो हमें माइनस नेगेटिव रखनी पड़ेगी। और यदि लिखा है कि वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल में नीचे की ओर आ रही है, तब हम g का मान धनात्मक लेंगे। बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है, बाकी हमारा जो समीकरण है सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो जब वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी तो g का मान नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। जब वस्तु नीचे आएगी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत तो g धनात्मक होगा। तो इसका प्रयोग करते हुए हम लोग एक प्रश्न हल करके देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ज्ञात कीजिए गेंद कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। और दूसरा, गेंद द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। अब इसके लिए आप ये देखिए, गेंद को
ऊपर फेंका गया है, यानी यहां से उसको कुछ वेग दिया गया तब वो ऊपर गई, और ऊपर अपने आप जाते 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 किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर उसका जो वेग है वो शून्य हो जाएगा, और तब वो वापस नीचे आना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम इस तरीके से शुरू करते हैं। दिया गया है, पहले तो पूछा है प्रारंभिक वेग, अगर हम देखें तो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। प्रारंभिक वेग हमें पूछा गया है। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, क्योंकि वस्तु एक निश्चित ऊंचाई तक जाके रुक जा रही है, यानी उसका जो वेग है वो शून्य हो जा रहा है। कितनी ऊंचाई तक गई है, एस का मान दिया गया है 10 मीटर। अब क्योंकि वस्तु ऊपर की दिशा में जा रही है, ऊपर जा रही है, तो जो समीकरण हमें गति का समीकरण यूज करना है उसमें g का मान कैसा चलेगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं u, v, s और g हमें पता है। ये जो पता है इनमें से कौन सा समीकरण हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये देखते हैं जो तीसरा समीकरण दिया है इसका प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो आपका तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs। v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस u हमें निकालना है 2, g का मान -9.8, s का मान 10 दिया गया है। हम यहां से देखेंगे ये आ जाएगा -u स्क्वायर बराबर, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 196, माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, फिर क्या है, दोनों तरफ के माइनस के साइन हट जाएंगे और हम पाएंगे u बराबर √196, यानी कि 14 प्लस धनात्मक मान हम लोग लेंगे 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो निकल के आया 14 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरा हिस्सा हम लोग करते हैं। क्या पूछा गया है, गेंद द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो उच्चतम बिंदु यानी कि वही फिर से हमें v यानी उच्चतम बिंदु पे अंतिम वेग 0 था, प्रारंभिक वेग हमने अभी अभी निकाल लिया है 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और समय हमसे पूछ ही रहे हैं, g हमें पता है -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, सबसे पहला सूत्र लगा सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी। v का मान आगे हम रखते हैं, v का मान 0 रखा, u की जगह 14 -9.8 g की जगह, और t का मान हमें निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे t बराबर 14/9.8, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, t बराबर 43 सेकेंड।